रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। लॉर्ड शिवा, महादेव, गॉड ऑफ गॉड्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल, charismatic leader, passionate lover, fierce warrior, consummate dancer, all powerful yet incorruptible। हमारी लैंड पर जो भी आया है, जिसने भी इस महान आत्मा के बारे में सुना है, उसे लगा है कि ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता, इतना महान तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता। ये जरूर एक मिथिकल गॉड है, ये जरूर हमारे ह्यूमंस की एक इमेजिनेशन का नतीजा है। पर अगर ऐसा ना हो, अगर शिवा सच में एक ह्यूमन बीइंग हो हमारे और आपके जैसे, अगर वो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से महान बने हो, जी हाँ, और ऐसी ही है हमारी आज की नॉवल। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। आज एक बिल्कुल नई, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग जॉनरा की नॉवल लेकर हाजिर हो गई हूँ। जी हाँ, आज की हमारी नॉवल जो की है शिवा ट्रायलॉजी, जो की 3 किताबों का संगम है, जिसमें बात की गई है लॉर्ड शिवा के बारे में, जिसमें हमारे रिच माइथोलॉजिकल हेरिटेज को फिक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ ब्लेंड किया गया है। जी हाँ, इसमें लॉर्ड शिवा को एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया है, जिसमें हमारे लिए एक हिडन मैसेज छुपा है, एक लेसन छुपा है कि हम महान बन सकते हैं, कि हम सब एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, हम सब भगवान बन सकते हैं। बस हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। इस शिवा ट्रायलॉजी के अंदर 3 बुक्स हैं। पहली बुक्स है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, दूसरी है सीक्रेट ऑफ नागास एंड ओथ ऑफ वायुपुत्रास। तो आज इस शो में हम बात करेंगे पहली बुक के बारे में, जो है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा। इस शिवा ट्रायलॉजी की रचना की है महाराष्ट्र के एमिश त्रिपाठी ने। जी हाँ, एमिश त्रिपाठी, जिन्होंने IIM कैलकाटा से MBA की हुई है। एमिश, जिनकी पहली बुक इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा आई थी 2010 में, इसे तुरंत ही सबने बहुत पसंद किया। उसके बाद सीक्रेट ऑफ नागास 2011 में और ओथ ऑफ वायुपुत्रास आई 2012 में। और ये 3 बुक्स की सीरीज आते ही इंडियन पब्लिशिंग हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेलिंग बुक्स बन गई थी। फोर्ब्स इंडिया ने अमेश को 100 टॉप सेलिब्रिटीज की लिस्ट में भी डाला था। इस बुक में शिवा की लाइफ को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है। कैसे शिव को एक कूल डूड दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है कि वो शिवा से महादेव बने, उनकी ये जर्नी, जिसको इतने इंटरेस्टिंग वे में इस नॉवल में दिखाया गया है कि जब आप इस नॉवल को सुनना शुरू करेंगे तो आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। आपका मन करेगा कि आप इस नॉवल को पूरा पढ़ने के बाद ही कुछ और करें। इतनी इंटरेस्टिंग है ये नॉवल, क्योंकि ये मिथोलॉजिकल स्टोरी मॉडर्न स्टाइल में लिखी हुई है और इस बुक की रियल स्ट्रेंथ इसके मैसेजेस में है। हर हर महादेव। जी हाँ, हर कोई अपने आप में महादेव बन सकता है। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होती है, चाहे वो सती ही क्यों ना हो। ऑथर ने इतना ब्यूटीफुली गॉड्स को ह्यूमन बीइंग के साथ रिप्रेजेंट किया है, जो कि इस बुक को और भी ब्यूटीफुल और भी एक्सेप्टेबल बनाता है। तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री, इंडियन माइथोलॉजी के लवर हैं, तो आपको ये बुक बहुत ही अच्छी लगने वाली है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाने वाले हैं। रियलिस्टिक फिक्शन का सीधा साधा एग्जाम्पल ये नॉवल इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा। हम शुरू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए शो बुक वर्ड। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती हैं, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से
रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं इमेज त्रिपाठी की शिवा ट्रायलॉजी की पहली बुक, जिसका नाम है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा। जी हाँ, ये नॉवल जो कि माइथोलॉजी, हिस्ट्री और फिक्शन का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये नॉवल जिसमें बात की गई है लॉर्ड शिवा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ही हैज कम। BC, मानसरोवर लेक, कैलाश पर्वत। शिवा जो कि चीफ हैं ट्राइब गूनास के। शिवा जो कि आज मानसरोवर लेक की तरफ देख रहे हैं, सनसेट की तरफ देख रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता में हैं। वो जो कि 21 साल के हैं, वो जो कि ट्राइब गूनास के चीफ हैं। वो यहाँ पर मानसरोवर नदी के पास अपनी ट्राइब के साथ रहते हैं। आसपास के ट्राइब के लोग उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। वो जो कि लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, पीस में विश्वास रखते हैं। लोग उन्हें कमज़ोर समझने लगते हैं और उन पर बार बार बिना कारण अटैक होते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे आदमी मर जाते हैं। शिवा को ये सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है। वो ये नहीं करना चाहते। आज वो बहुत परेशान हैं। आज वो बहुत ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं। उन्होंने देखा भद्रा की तरफ, जो कि बचपन का उनका दोस्त है, जो सोल्जर्स के साथ बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ है। शिवा को तसल्ली है कि कम से कम भद्रा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ढंग से निभाता है। शिवा सोच रहे हैं उस ऑफर के बारे में जो कि मलुहा से आए उस एजेंट ने उनको दी है। जी हाँ, मलुहा के एजेंट नंदी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने शिवा को एक ऑफर दी है। उन्होंने कहा है कि मलुहा जो कि इन पहाड़ों के उस पार है, जो कि इस देश का ही नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट और सबसे पावरफुल एम्पायर है। लोग उसे मलुहा कहते हैं, पर नंदी के हिसाब से वो एक हेवन है। उन्होंने शिवा को ऑफर किया है कि वो अपनी ट्राइब के साथ मलुहा में आकर रहे। उन्हें वहाँ पर खेती करने के लिए जमीन दी जाएगी, रहने के लिए अच्छे घर दिए जाएंगे, हर तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। बस उन्हें सिर्फ मलुहा के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होगा, बाकी वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। शिवा के लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल था। शिवा जो कि अपनी ट्राइब के चीफ हैं, उनकी ट्राइब का हर एक आदमी, हर एक औरत उनकी हर बात मानता है, पर वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये डिसीजन वो अपनी ट्राइब की मर्जी से ले। वो चाहते हैं कि इस डिसीजन में उनकी ट्राइब का हर एक आदमी शामिल हो। वो खुद से इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो अभी भद्रा की तरफ देख ही रहे थे कि अचानक से पास की ट्राइब के लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। भद्रा जो कि अपने सोल्जर्स के साथ तैयार था ही, पर मलुहा से जो सोल्जर्स आए थे उन सब ने भी भद्रा को ज्वाइन किया। शिवा ने भी भद्रा को ज्वाइन किया और इन सब ने मिलकर उन दुश्मनों का सामना किया और आज ये उन दुश्मनों पर काबू पा सके। पर उसके बावजूद भी बहुत सारे आदमियों की, बहुत सारे औरतों की, बहुत सारे मासूम बच्चों की जानें चली गई, जो देखकर शिवा को बहुत दुख हो रहा था। मलुहा के इन सोल्जर्स ने इस मुश्किल में शिवा की ट्राइब का साथ दिया था। इससे उन्होंने शिवा का दिल जीत लिया था। शिवा ने अब सोच लिया था कि वो अपनी ट्राइब से इस बारे में बात करके ही रहेगा। उसने अपनी ट्राइब के सब लोगों को बुलाया और उनसे पूछा, उन्हें बताया एजेंट नंदी के उस ऑफर के बारे में। सबने एक ही साथ कहा कि जो शिवा की मर्जी है वही उनकी मर्जी होगी। शिवा ने इस बात पर उन्हें कहा कि वो शिवा की मर्जी से ना चलें, अपना डिसीजन बताएं, जिस पर हर किसी ने बोलने से इनकार कर दिया। सबने कहा जो शिवा को उनके लिए ठीक लगता है वही उन सब का भी डिसीजन होगा, वही उन सब का भी आखिरी फैसला होगा। शिवा के पास कुछ बातें तो थी सोचने के लिए। वहाँ पर वो चीफ नहीं होगा, पर क्या इससे फर्क पड़ता है? वहाँ पर उन्हें रोज अपना खाना कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पर यहाँ रोज जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए लड़ाई करने से तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। शिवा सोच रहे थे कि हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें आसपास की ट्राइब से लड़ाई करनी पड़ती है। हाँ, वो कुछ ट्राइब्स का सामना तो कर सकते हैं, पर उनकी नेबरिंग ट्राइब प्राकृति
जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। कब तक शिवा उनसे लड़ाई कर पाएंगे? आखिर ये ऑफर एक्सेप्ट करने में बुराई ही क्या है? क्या चला जाएगा? कौन सा उनका नुकसान हो जाएगा ये ऑफर एक्सेप्ट करने से? शिवा के दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ थे। शिवा को याद आ रही थी अपने अंकल की वो सारी बातें। उन्होंने कहा था कि लोग वही करते हैं जो उनकी सोसाइटी उन्हें रिवॉर्ड देती है। अगर सोसाइटी उन्हें ट्रस्ट देती है तो वो लोग भी उन्हें ट्रस्ट ही करते हैं। अगर मलुआ के सोल्जर्स इतने अच्छे हैं, इतने ट्रस्टवर्दी हैं, तो वो जरूर एक ट्रस्टवर्दी सोसाइटी होगी। शिवा को अपने अंकल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी हमेशा याद रहती थी। उन्होंने कहा था कि तुम फ्यूचर में बहुत महान बनोगे, तुम बहुत महान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, पर उसके लिए तुम्हें इन पहाड़ों को क्रॉस करना होगा। अब शिवा को ये मौका मिल रहा था इन पहाड़ों को क्रॉस करने का, पर उनके दिमाग में एक सवाल और था कि मलुआ के लोगों ने शिवा के ट्राइब को ही क्यों चुना। सबकी सहमति से शिवा ने डिसाइड कर लिया कि वो लोग मलुआ जाएंगे। पूरी ट्राइब को 4 ग्रुप्स में बांट दिया गया। हर ग्रुप के साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे उन्हें गार्ड करने के लिए। 5 दिन हो चुके थे। शिवा अभी भी अपने थॉट्स में डूबे हुए थे। तभी एक बार फिर दूसरे ट्राइब ने उनके ऊपर वार किया। उनके जाने से उनकी जगह खाली हो गई थी जो कि उस ट्राइब को इजीली मिल सकती थी। पर ये लोग लड़कर जीतने में विश्वास रखते हैं, ऐसे ही लूटने में नहीं। शिवा की पूरी ट्राइब ने, मलुआ के सोल्जर्स ने उनके साथ कड़ा मुकाबला किया। शिवा के सोल्जर्स जब उन लोगों को बहुत बेदर्दी से मार रहे थे, तब एजेंट नंदी ने आकर शिवा को रोका। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये लोग मर्सी डिजर्व करते हैं, इन्हें माफ कर देना चाहिए। तब शिवा ने कहा कि ये लोग कैसे हैं, नंदी इस बारे में नहीं जानते। तब नंदी ने शिवा को समझाया कि पीस में विश्वास रखना चाहिए। अब क्योंकि ये लोग यहाँ से चले ही जाएंगे, अगर वो इन्हें डिसआर्म भी कर देते हैं तो ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शिवा को नंदी की बात समझ में आई और उन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई भी किसी भी सोल्जर को नहीं मारेगा, उन्हें डिसआर्म कर दिया जाए। भद्रा ये देखकर बहुत हैरान हुआ, पर उसने शिवा के ऑर्डर्स को फॉलो किया और नंदी ने आसमान की तरफ देखकर एक चैन की सांस ली और उसने अपने मन में सोचा, शिवा के पास दिल है, उसके पास पोटेंशियल है। हे भगवान राम, यही हो वो, यही हो वो। 4 हफ्ते चलने के बाद ये लोग श्रीनगर पहुंचे, जो कि कश्मीर की कैपिटल थी। जब श्रीनगर के बाहर ही थे, वहाँ की चमक धमक देख रहे थे, तो ये लोग बहुत हैरान थे और एजेंट नंदी इन्हें बार बार विश्वास दिला रहा था कि एक्चुअल मलुआ और भी ब्यूटीफुल है, और भी खूबसूरत है, बिल्कुल स्वर्ग के समान है। और फिर ये लोग कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर जहाँ पर हरी हरी घास दूर दूर तक दिखाई देती थी। पक्षियों का चहचहाना जो कभी शिवा की ट्राइब में सुना ही नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ वो तेज तेज चीखती हुई हवाओं की आवाजें ही सुनी थी। उनके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। डल लेक जहाँ पर मलुआ के सोल्जर्स उनका इंतजार कर रहे थे। कश्मीर जहाँ पर हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। वहाँ जहाँ 20,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे और अब 200 लोग और रहने के लिए आ गए थे। एक हफ्ते के लिए इनकी ट्राइब का इंतजाम किया गया टेम्परेरी क्वार्टर्स के लिए। एक पूरी बिल्डिंग थी जहाँ पर रूम्स थे, हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथ था। हर रूम में क्लीन साफ सुथरे बेड्स लगे हुए थे जिनके ऊपर कॉटन की चादरें बिछी हुई थी। शिवा और उनकी ट्राइब जिन्होंने अभी तक वो शेर की खाल वाले कपड़े ही पहने थे, उनके लिए कॉटन का कपड़ा बिल्कुल नया था। शिवा जो कि इस ट्राइब के हेड थे, उन्हें चित्रांगद ने बुलाया और रजिस्ट्रेशन करवाया और नंदी ने सबको अपने अपने कमरे दिखाए। शिवा की ट्राइब के सब लोग ये सब नई नई चीजें देखकर बहुत हैरान परेशान थे। उनके लिए तो जैसे मैजिक हो रहा था। नलका खोलो तो पानी आ रहा था। साथ में एक टुकड़ा रखा हुआ था जिसे नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तभी वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की टीम भी आ गई जिसे लीड कर रही थी डॉक्टर आयुर्वेदी। नंदी उन्हें देखकर हैरान रह गया। उनके सामने उसने हाथ जोड़े। डॉक्टर आयुर्वेदी, आप यहाँ पर? शिवा, जानते हो ये यहाँ की बेस्ट डॉक्टर हैं, सबसे अच्छी, सबसे एफिशिएंट। डॉक्टर आयुर्वेदी ने भी अपने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है सर, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। नंदी, नहीं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा शिवा, इनकी जितनी अच्छी डॉक्टर यहाँ पर और कोई भी नहीं है और ये और इनकी टीम अब तुम्हारे ट्राइब का ध्यान रखेंगी। शिवा,
पर हम लोगों को क्या हुआ है? डॉक्टर आयुर्वेदी, आप लोग डिफरेंट लैंड से आए हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो सकता है आप में से किसी को कोई बीमारी हो, वो यहाँ किसी और को ना लग जाए, इसके लिए आपको 1 हफ्ते तक यहाँ पर रखा जाएगा और आप लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। अगर कोई भी बीमारी होगी तो उसका परमानेंट इलाज भी कर दिया जाएगा। नंदी, जो भी ये कहती हैं, इनकी बात मान लेना वरना ये बहुत गुस्सा हो जाएंगी। शिवा ये सुनकर हंसने लगा। डॉक्टर आयुर्वेदी, सबसे पहले तो आप सब लोग ये कपड़े चेंज कर लो, आपके कपड़े धुलवाने होंगे। वो कॉटन की धोतियाँ रखी हैं, सब लोग वो पहन लो। शिवा वो कॉटन की धोती देखकर हैरान था, इतना सॉफ्ट कपड़ा ये कैसे पहना जाएगा? डॉक्टर आयुर्वेदी के साथ अब आर्ग्यू करना बहुत मुश्किल था, तो शिवा के साथ साथ उनकी ट्राइब के सब लोगों ने अपने कपड़े बदल लिए, उनके कपड़े धोने में चले गए। भद्रा की मम्मी भागती भागती आई। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल मैजिक है, ये सारी चीजें कितनी अच्छी और कितनी कंफर्टेबल है। शिवा ये देखकर चित्रांगन हंसने लगा। उसने कहा कि ये तो अभी 1 हफ्ते के लिए टेम्परेरी आपके लिए इंतजाम किया गया है, जो एक्चुअल आपके घर मिलेंगे वो इससे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। शिवा, पर इससे कंफर्टेबल नहीं, हमारे लिए यही ठीक है, इससे कंफर्टेबल हमें नहीं चाहिए। डॉक्टर आयुर्वेदी, ये तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए है, जैसे ही आप लोगों का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, चेकअप पूरा हो जाएगा, आप लोग अपने असली घर में जा सकेंगे। और डॉक्टर आयुर्वेदी ने इन सबको इंस्ट्रक्शन दी कि सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा हाइजीन का। शिवा ने नंदी की तरफ देखा। हाइजीन, ये क्या होता है? नंदी ने हंसकर कहा, जो ये कहेंगी बस वही फॉलो करना, जैसा ये कहेंगी वही करना, वरना ये बहुत गुस्सा हो जाती हैं। डॉक्टर आयुर्वेदी ने लंच के बाद सबको एक मेडिसिन दी। लंच तो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, पर मेडिसिन बहुत कड़वी थी। हर कोई पीने में आनाकानी कर रहा था, पर डॉक्टर आयुर्वेदी ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि ये दवाई पीनी ही होगी। तो शिवा ने सबको कह दिया था, चाहे कैसी भी हो, पर सबको ये दवाई पीनी ही होगी। दवाई पीने के बाद भद्रा शिवा के साथ मस्ती कर रहा था और शिवा को कह रहा था, कभी देखे हैं इतने कंफर्टेबल बेड्स? शिवा, नहीं देखे ना, अब तो देखने दे, जा यहाँ से, मुझे सोना है। देखूं तो इन बेड्स पर नींद कैसी आती है। सिर्फ शिवा ही नहीं, उनके ट्राइब के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इतने सॉफ्ट, इतने कंफर्टेबल बेड पर कैसी नींद आती होगी, ये कोई सोच नहीं पा रहा था। जब शिवा ने दरवाजा बंद किया और वो अपने उस कंफर्टेबल बेड पर कॉटन की धोती पहनकर लेटे, सब कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट था। उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। कभी वो इधर पलट रहे थे, कभी उधर पलट रहे थे। उन्हें अब अपनी शेर की खाल वाले वही कपड़े याद आ रहे थे, वही रफ सरफेस याद आ रहा था जिसपे वो रात को सो जाते थे। इतने सॉफ्ट में सोना तो जैसे बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे उन्हें पसीना आने लगा। उनके पूरे बदन पर बहुत ज्यादा पसीना आ गया। उन्हें घबराहट होने लगी। लगने लगा कि जैसे उनके दिल की धड़कनें बंद हो रही हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। दरवाजे पर खटखट हो रही थी। सुनाई तो दे रहा था, पर उठने की हिम्मत नहीं थी। शिवा की जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजे पर खटखट लगातार हो रही थी। शिवा ने बहुत हिम्मत की और दरवाजा खोला तो वहां पर भद्रा था। भद्रा, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, और मुझे ही नहीं, मेरी माँ को भी बहुत तेज बुखार हो गया है। शिवा ने भद्रा को हाथ लगाया तो उसे सचमुच बहुत तेज बुखार था। जब शिवा कॉरिडोर में पहुंचे तो एक एक करके सबके दरवाजे खुल रहे थे। हर कोई बुखार की कंप्लेन कर रहा था। शिवा भागते हुए पहुंचे डॉक्टर के रूम में। उन्होंने वहां दरवाजा खटकाया तो डॉक्टर आयुर्वेदी ने झट से दरवाजा खोला, जैसे कि वो इंतजार ही कर रही हो। शिवा, मेरी पूरी ट्राइब बीमार हो गई है डॉक्टर, आप देखिए उनको क्या हो गया। आयुर्वेदी ने शिवा के माथे को हाथ लगाया। आपको बुखार नहीं हुआ? शिवा, मुझे तो बुखार नहीं है। आयुर्वेदी ये देखकर बड़ी हैरान हुई। खैर, उन्होंने अपनी नर्सेस को कहा, हरी अप नर्सेस, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। उसके बाद सभी नर्सेस और डॉक्टर आयुर्वेदी बिल्डिंग में चले गए। शिवा वहाँ खड़ा था, तभी चित्रांगन वहाँ आया। क्या हुआ? शिवा, पता नहीं क्या हुआ, मेरे पूरा ट्राइब बीमार हो गया है। चित्रांगन ने शिवा को देखा। और आपको भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है? शिवा, हाँ, पर चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे बुखार बिल्कुल भी नहीं है। शिवा ये कहकर बिल्डिंग की तरफ भागा और चित्रांगन ने नंदी को आवाज लगाई। शिवा ने अंदर जाकर डॉक्टर आयुर्वेदी को देखा कि वो कितनी एफिशिएंटली सब लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली वो लोग अपना सारा काम कर रहे हैं। शिवा, आप लोग बहुत एफिशिएंट हो, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है अपने ट्राइब की। आयुर्वेदी, हम मलूहंस हैं, हमारी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम हर सिचुएशन को बहुत एफिशिएंटली हैंडल करना जानते हैं।
आधे घंटे में सब ठीक हो जाएगा। शिवा, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? आयुर्वेदी, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जाओ और जाकर बात लेके आओ। शिवा, बात? पर क्यों, मुझे तो फीवर नहीं है। आयुर्वेदी, जो कहा है वो करो, जाओ जल्दी से बात लेकर आओ, आपको इतनी स्वेटिंग हो रही है, इट इज नॉट गुड। शिवा ने आयुर्वेदी की तरफ बड़ी हैरानी से देखा। मेरे नहाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी ट्राइब मुश्किल में है और मुझे उनकी मदद करनी है, आपको मेरे नहाने की पड़ी है? आयुर्वेदी, जो कि एक डॉक्टर है जिसे आदत है कि उसके पेशेंट्स उसकी हर बात माने, उसने बहुत ही गुस्से से शिवा की तरफ देखा। जो कहा है ना वो करो, जाओ जल्दी से नहा के आओ। शिवा को भी ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। वो जो कि अपनी ट्राइब का लीडर है, उसे भी आदत है अपनी बातें मनवाने की, पर आयुर्वेदी के साथ कैसे आर्ग्यू करे, आखिर वो एक औरत है ना। आयुर्वेदी ने एक बार फिर शिवा की तरफ घूर के देखा। तुम अभी तक यहाँ से नहीं गए? शिवा, पर मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। आयुर्वेदी अब थोड़ा सा काम हुई, उसने शिवा को समझाने की कोशिश की। देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, अगर तुम नहीं नहाए तो इन्फेक्शन हो जाएगा और तुम बचोगे ही नहीं। अगर बचोगे ही नहीं तो अपनी ट्राइब की मदद कैसे करोगे? मानो मेरी बात और जल्दी से नहा के आओ। बाथरूम तो शिवा के लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज प्लेस था। उन्हें आदत थी नदी में नहाने की, यहाँ पर नलके के नीचे नहाना बहुत अजीब था। खैर, साथ में जो एक केक जैसा सब्सटेंस रखा हुआ था, जिसके बारे में आयुर्वेदी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इसे लगाकर ही नहाना है। शिवा ने वो पूरा साबुन अपनी बॉडी पर लगाया, ठंडा ठंडा पानी चलाया और पूरा नहा लिया। जब उसने तौलिए से अपनी बॉडी को पोंछा, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसे काफी लाइट फील हो रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है। सारी थकान जैसे उतर गई है उसकी। पर हाँ, उसका नेक जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड लग रहा था उसे। खैर, जैसा आयुर्वेदी ने कहा था कि जब आप नहा लें तो पुराने कपड़े बिल्कुल ना पहने, नए धुले हुए कपड़े पहने। तो शिवा ने नई धुली हुई धोती पहन ली और उसके बाद एक कपड़ा लेकर अपनी गर्दन को ढक लिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होना शुरू हुआ। आयुर्वेदी बाहर से आवाज लगा रही थी, शिवा प्लीज ये दरवाजा खोलो, मुझे चेक करना है कि तुम ठीक हो या नहीं। शिवा ने दरवाजा खोला। आयुर्वेदी ने जब शिवा के माथे को हाथ लगाया तो उसे बुखार नहीं था। आयुर्वेदी, लगता है तुम बहुत हेल्दी हो। खैर, तुम्हारी सारी ट्राइब को दवाई दे दी है और वो लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। शिवा, थैंक यू, आपने बहुत एफिशिएंटली सारा काम किया एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपके साथ आर्ग्यू किया। आपने तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा होगा ना। आयुर्वेदी ने शिवा के माथे की तरफ देखा तो उसे एक अलग सा तेज महसूस हुआ। क्या यही है वो? क्या अभी तक आयुर्वेदी ने वो नोटिस नहीं किया? आयुर्वेदी, आपने अपनी गर्दन को क्यों ढका है? शिवा, पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था, कि कोई टेंशन की बात है क्या? ये कहते हुए शिवा ने अपने गर्दन से वो कपड़ा हटाया और बस वो कपड़ा हटाना ही था कि आयुर्वेदी से खड़ा करते हैं। मलूहंस के ऊपर कोई बहुत बड़ा डेंजर है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो सदियों से नीलकंठ का इंतजार कर रहे थे। उस नीलकंठ के रूप में शिवा उनको मिल गए हैं। शिवा जिनका कंठ नीला है, बिल्कुल नीला। मलूहंस उन्हें देखकर खुशी के मारे पागल हो गए हैं, क्योंकि नीलकंठ उनकी नगरी में मिले हैं, कश्मीर में मिले हैं, आसपास किसी और स्टेट में नहीं मिले। यहाँ कश्मीर के गवर्नर इस बात से अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वो देवगिरी, जहाँ पर उनके एम्परर रहते हैं, वहाँ तक ये बात पहुँचा देना चाहते हैं। हर किसी को बता देना चाहते हैं कि उन्होंने नीलकंठ को ढूंढ लिया है, सेवियर को ढूंढ लिया है। पर देवगिरी से एम्परर का संदेशा आता है कि नीलकंठ के बारे में अभी किसी को ना बताया जाए, वो खुद ये देखकर फाइंड आउट करेंगे कि यही एक्चुअल में नीलकंठ है या नहीं। इसके लिए शिवा को फिलहाल अलग क्वार्टर में रख दिया गया है। बहुत ही कम लोगों को अलाउड है शिवा से मिलने के लिए। उन्हें एम्परर के सामने प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डेड स्किन हटाई जा रही है, बाल काटे जा रहे हैं, उनकी बॉडी को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाया जा रहा है। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे गहने दे दिए गए हैं। वहीं शिवा इस बात से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर ये नीलकंठ, ये लेजेंड, ये सब क्या है। वो तो एक सिंपल से इंसान है। अगर इन लोगों को पता चले कि पहले शिवा क्या क्या कर चुके हैं तो शायद ही कभी भी उन्हें भगवान ना माने। इन लोगों को शिवा की असलियत नहीं पता, पर वो करे तो करे क्या। एक बार पहले शिवा अपनी लाइफ में कोई गलती कर चुके हैं, वो भाग चुके हैं और वो गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते। उन्हें याद आती है अपने अंकल की वो बात कि तुम्हारी डेस्टिनी इन पहाड़ों से बहुत ऊंची है। पर अब उन्हें कोई डेस्टिनी नहीं चाहिए, उन्हें अपनी वो नॉर्मल सी जिंदगी चाहिए। इस तरह सबके सामने भगवान बनकर वो नहीं जीना चाहते, वो एक आम इंसान बनकर जीना चाहते हैं। मलुआ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये राम के फॉलोअर हैं, सूर्यवंशी हैं,
राम को बहुत मानते हैं और उनका कहना है कि उनका पूरा एस्टेट करीबन 1200 साल पहले श्री राम ने ही डिजाइन किया था। राम राज्य है यहाँ पर। इनके यहाँ ह्यूमंस को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण्स, जिनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं। उसके बाद क्षत्रिय, जो कि युद्ध में लड़ाई करने जाते हैं, सैनिक होते हैं। के बाद वैश्यास, जो कि ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं शूद्रास, जो कि किसान होते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। किसी को भी किसी और का काम करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। सब अपना अपना प्रोफेशन ठीक से करते हैं। शिवा को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। इतना सिस्टमेटिक, इतना सब कुछ, इनको कोई तकलीफ आखिर हो कैसे सकती है? इतना सब कुछ वेल मेंटेन तो उन्होंने कभी आज तक देखा नहीं। तकलीफ अगर किसी को जाननी है तो वो शिवा का ट्राइब जहाँ रहता था वहाँ जाकर देखे कि क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। इनकी लाइफ में तो सब कुछ सेट है, फिर इन्हें क्यों चाहिए सेवियर? शिवा को ये बात समझ नहीं आ रही, पर यहाँ पर सारे लोग शिवा को देखकर बिल्कुल पागल से हो गए हैं। किसी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है, हर किसी की आंखों में आंसू है। शिवा, 3 सोल्जर्स और नंदी, ये सब लोग तैयार हो गए हैं देवगिरी जाने के लिए, ताकि एम्परर एक बार शिवा को देख ले, एक बार डिक्लेयर कर दे कि यही असली नीलकंठ है। उसके बाद सारी दुनिया में ये लोग हल्ला मचा देंगे, सारी दुनिया को बता देंगे कि अब इन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। सूर्यवंशीज और चंद्रवंशीज के बीच में लड़ाई रहती है। वो लोग इनको मारते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, और ये क्योंकि सूर्यवंशी हैं, क्योंकि ये राम के फॉलोअर हैं, ये हर तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं। पर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, इस बात से शिवा बिल्कुल बेखबर है। पर शिवा को इतना पता है कि उनकी ट्राइब यहाँ पर सेफ है। आयुर्वेदी, जो कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो उनकी ट्राइब का ध्यान रखेगी। उनकी ट्राइब के लोगों की काफी सारी बीमारियां आयुर्वेदिक की वजह से ठीक हो रही है। तो शिवा को आयुर्वेदिक के ऊपर विश्वास है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो वापस जाएंगे तो ज्यादा अनसेफ होंगे, इसलिए उनकी ट्राइब को यहीं पर रहना चाहिए, यहीं पर बलुआ में रहना चाहिए। और शिवा इनका एक्चुअल ट्रुथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो शिवा, नंदी और 3 सैनिकों के साथ देवगिरी के लिए निकल गए हैं। एक आम इंसान को अगर अचानक से सब लोग भगवान मानने लग जाएं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। शिवा उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट लिटिल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। काश मेरे पास कोई ऐसा ब्रेल डिस्प्ले होता जिसे मैं अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर पाती, फोन से भी कनेक्ट कर पाती, आराम से अपने कॉलेज में नोट्स ले पाती, और जब मन करता ई बुक्स भी ब्रेल में पढ़ पाती। तो प्रॉब्लम क्या है? खरीद लो ना। खरीद लूं? जानती भी हो ऐसा ब्रेल डिस्प्ले कितना महंगा आता है। अरे तुम्हें नहीं पता, सक्षम अब हमारे लिए लेकर आया है इंडिया का पहला पोर्टेबल लाइट वेट ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल मी, जिसमें मार्केट में मिलने वाले बाकी ब्रेल डिस्प्ले के फीचर्स तो है ही, साथ साथ ये उन सभी ब्रेल डिस्प्ले से 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रही हो? 10 टाइम्स ज्यादा सस्ता? पर क्या ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है? नहीं नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, करंटली ये मराठी, हिंदी, गुजराती और मलयालम में भी अवेलेबल है, और जल्दी ही इसमें बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसकी बैटरी कम से कम 12 से 15 घंटे आराम से चलती है। वाह, फिर तो ये ब्रेल डिस्प्ले मैं जल्दी खरीद लूंगी। इसे खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे खरीदने के लिए या फिर और जानकारी पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-424-11015 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं सक्षम की वेबसाइट, जो की है www.saksham.org। मैं तो अभी कॉल करने जा रही हूँ, और आप भी ले सकते हैं अपना पोर्टेबल ब्रेल डिस्प्ले, ब्रेल मी। राहुल, राहुल, 8 बज गए हैं, खाना लग गया है, जल्दी आओ। ओपो मम्मी, 9 तो बजने दो ना, तब खाना खा लेंगे। 8 बज गए हैं, अब पढ़ ले कुछ। पापा 9 बजे। फैमिली में ये हो क्या गया है? सभी 9 बजे की रट लगा रहे हैं। अरे मैडम, अब तो ये हर संडे होगा, क्योंकि उड़ान टॉप मैक्स अब 7 बजे नहीं बल्कि 8 बजे आएगा। तो बाकी कामों का अपॉइंटमेंट तो 1 घंटा आगे किससे की जाएगा? उड़ान टॉप मैक्स अनोखे अंकित के साथ एवरी संडे 8 PM ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में, और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं, और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती हैं, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं।
जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। जय श्री राम। जी हाँ, यही नारा है सूर्यवंशी मलुहंस का। और हर जगह इतनी परफेक्शन देखकर, इतना परफेक्ट राम राज्य देखकर शिवा ने भी कहना शुरू कर दिया है जय श्री राम। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड और आज यहाँ पर नॉवल है इमोर्टल्स ऑफ मलुहा, जो कि शिवा ट्रायलॉजी सीरीज की फर्स्ट नॉवल है। इसमें हम बात कर रहे हैं लॉर्ड शिवा के बारे में। लॉर्ड शिवा जो कि अपने आप को एक आम इंसान समझते हैं, जो कि कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर लेक के पास अपनी ट्राइब के साथ रहते थे। उन्हें मलुहंस ले आए हैं कश्मीर में। यहाँ पर जब उन्हें मेडिसिन दी गई, यहाँ पर जब वो नहा कर आए तो उनकी नेक बिल्कुल डार्क ब्लू हो गई है। सब लोग उन्हें नीलकंठ मान रहे हैं, सब लोग उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, उन्हें भगवान बोल रहे हैं। पर वो जो अपने आप को एक आम इंसान मानते हैं, उनके लिए सब कुछ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर, नंदी के साथ वो चल पड़े हैं देवगिरी के लिए। नंदी, वो और 3 सोल्जर्स देवगिरी जा रहे हैं ताकि वहाँ जाकर एम्परर एक बार नीलकंठ को देख लें और उसके बाद सारी दुनिया में ये लोग बता पाएंगे कि नीलकंठ इनको मिले हैं। यहाँ रास्ते में ये लोग रिवर क्रॉस कर रहे थे, तभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से बोट उल्टी हुई और नंदी जी पानी में गिर गए। नंदी जिनका शरीर बहुत ज्यादा मैसिव है, बहुत ह्यूज है, उन्हें बचाने के लिए अगर कोई पानी में कूदता है तो उसके भी डूब जाने की पूरी संभावना है। ये सोचकर सब लोग घबरा तो रहे हैं, पर कोई पानी में नहीं जाना चाहता। पर ये काम किया शिवा ने। शिवा ने झट से अपने जूते उतारे और वो पानी में कूद गए। नंदी को बचाकर कॉर्नर पे ले आए। नंदी जो कि मरने की हालत में है, उसे ट्रीटमेंट दिया गया, उसे माउथ से सांस दी गई, पंपिंग की गई। उसके बाद जाकर उसे कहीं होश आया। वो इस बात से दुखी नहीं कि वो पानी में गिर गया, वो डूब सकता था। वो इस बात से दुखी है कि शिवा उसे बचाने क्यों पानी में आए। अगर शिवा को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। खैर, फिलहाल नंदी की हालत ऐसी तो नहीं है कि अब वो ये जर्नी कंटिन्यू कर पाए। इसके लिए नंदी को यहाँ पर एक गेस्ट हाउस में रख दिया है। नंदी को अभी तक ठीक से होश नहीं आया है और वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा है। 100 से भी ज्यादा साल हो गए हैं शिवा को ढूंढते हुए। 100 से भी ज्यादा साल हो गए हैं जब वो नीलकंठ का इंतजार कर रहे हैं कि नीलकंठ आके उनको बचाएंगे। शिवा समझ पा रहे हैं कि नंदी की तबीयत ठीक नहीं, पर 100 से भी ज्यादा साल। अब एक और बात शिवा के दिमाग में आती है कि यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा यंग हैं। शिवा ने कोई भी ज्यादा ओल्ड नहीं देखा, सब लोग बहुत यंग दिखाई देते हैं। नंदी जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं दिखाई देती, वो 100 साल से भी ज्यादा से नीलकंठ का इंतजार कर रहा था। क्या नंदी की उम्र इतनी ज्यादा हो सकती है? नहीं, नंदी के जरूर दिमाग पर फर्क आ गया है। शिवा ने ये मान लिया है। अब नंदी तो यहाँ पर आधी बेहोशी की हालत में है, पर उसने शिवा को कहा है कि वो कहीं भी ना जाए, शिवा को कुछ ना हो जाए, बस नंदी को इस चीज की चिंता है। शिवा के साथ 3 सैनिक हैं जो शिवा को अकम्पनी करना चाहते हैं, पर शिवा अकेले ही इस शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने उन सैनिकों को मना कर दिया है कि वो शिवा का पीछा तो बिल्कुल ना करें। शिवा घूमते घूमते पहुँचे। यहाँ पर देख रहे हैं आर्किटेक्चर, इतनी सुंदर बिल्डिंग्स हैं, हर चीज कितने अच्छे से मैनेज की गई है। उन्होंने देखी एक बिल्डिंग जिसके बाहर लिखा था टेम्पल ऑफ ब्रह्मा। शिवा अंदर चले गए और वहां जाकर ब्रह्मा के इस टेम्पल की सुंदरता को निहार रहे थे। तभी वहां के एक पंडित जी, जो पहले बुढ़े इंसान एक्चुअल में शिवा ने देखे थे, काफी एजेड लग रहे थे। उन्होंने शिवा को कहा कि वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। शिवा हैरान कि ये मलुहंस मन की बात कैसे जान लेते हैं। जब उन्होंने यही बात पंडित जी से पूछी तो पंडित जी ने बताया कि क्योंकि यहाँ पर आने वाले सभी लोग सिर्फ लॉर्ड ब्रह्मा की मूर्ति को एडमायर करते हैं, पर शिवा उन्हें छोड़कर यहाँ के आर्किटेक्चर को एडमायर कर रहे हैं, जिसे देखकर पंडित जी शिवा के मन की बात समझ गए हैं। खैर, पंडित जी ने उसके बाद शिवा को ये भी कहा कि शिवा को जल्दी ही एक ऐसा टेम्पल भी मिलने वाला है जहाँ पर वो पूजा करने जाएंगे, अर्चना करने जाएंगे। कब, ये पंडित जी ने नहीं बताया है। शिवा बड़े परेशान है, ये मलुहंस पहेलियों में बात क्यों करते हैं। खैर, शिवा ने पंडित जी के पैर छुए और सोचा कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं।
पंडित जी ने शिवा को आशीर्वाद दिया है और बहुत खुश हैं कि आज शिवा ने उनके पैर छुए, जैसे कि वो शिवा की पर्सनालिटी को पहचान गए हों। शिवा जब मंदिर के बाहर पहुंचे, स्टेप्स पर ही थे तो कुछ देखकर वो रुक गए हैं। उनकी सांसें रुक गई हैं, नजरें जैसे उस जगह से हट ही नहीं रही। इतनी खूबसूरत लड़की, चेहरे पर इतना तेज, प्राउड नहीं कॉन्फिडेंस दिखता है। एक अलग ही एलिगेंस है, एक अलग ही पर्सनालिटी है। वो जो कि घोड़े पर सवार होकर आ रही है, साथ में एक दासी है। बड़ी ही अदाओं के साथ वो घोड़े से उतरी है मंदिर के अंदर जाने के लिए। उनकी दासी ने उन्हें कहा कि उन्हें इस तरह से मंदिर में जाना नहीं चाहिए। तब उस खूबसूरत लड़की ने अपनी उस दासी से कहा, कृतिका, अगर लोग कस्टम नहीं जानते तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी कस्टम्स को फॉलो ना करूं? एक क्षत्रिय को कम से कम साल में एक बार तो ब्रह्मा के मंदिर में आना चाहिए और मैं ये कस्टम जरूर फॉलो करूंगी। जिस पर कृतिका ने कहा कि उन्हें अकेले नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं। तब उस लड़की ने और भी अदा के साथ कहा कि वो अपनी रक्षा करना जानती है। शिवा की नजर तो इस लड़की के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, जो इस लड़की ने नोटिस कर लिया था। उसने तिरछी निगाहों से शिवा की तरफ देखा था और शिवा की तरफ देखकर उसने कहा, पता नहीं ये बारबेरियंस कहाँ से आ जाते हैं, जैसे कि इन्हीं में हमें अपने नीलकंठ मिल जाएंगे। ये कहते कहते मंदिर के अंदर चली गई थी, पर शिवा तो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। वो मंदिर के ही स्टेप्स पर बैठ गए। इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। एक बार और तो इसके दर्शन करके ही जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है जाने की। ये सोचकर वो वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। बस कुछ ही पलों में वो दर्शन करके वापस आ गई। शिवा अभी भी लगातार उसे घूर रहे थे। तब उसने शिवा के पास आके कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है? शिवा जो कि ये सुनकर झेप गए थे, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए उन्होंने भी एक बड़ी अदा के साथ कहा, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, पर ये चेहरा कुछ जाना पहचाना दिखता है। वो लड़की कुछ कहती उससे पहले कृतिका ने कहा, आपको इससे बेटर कोई लाइन नहीं मिली? शिवा कुछ कहते उससे पहले वहाँ पर सीन जैसे बिल्कुल बदल गया था। शिवा के सामने दो आदमी थे जिनके हाथ में तलवारें थी। शिवा ने झट से अपनी तलवार निकाल ली थी और ये देखकर वो और भी हैरान हो गए थे कि उस लड़की ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और पोजीशन ले ली थी। उसने कृतिका की तरफ देख के कहा, तुम जल्दी से अंदर जाओ और जब तक ये खत्म नहीं होता मंदिर के अंदर ही रहना। कृतिका ने प्रोटेस्ट किया कि वो इस तरह से कैसे उनको छोड़कर अंदर जा सकती है। तब उस लड़की ने कृतिका को बहुत ही गुस्से से कहा कि वो फिलहाल अंदर जाए और यहाँ पर इन लोगों से उसे निपटने दे। असल में वहाँ पर टेररिस्ट आ गए थे जो लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे थे। शिवा और उस लड़की ने मिलकर इन टेररिस्ट का बड़ी जम के सामना किया। पहले 1, 2, फिर 3, उसके बाद एक हुडेड फिगर अपीयर हुई जिसके दोनों हाथों में तलवारें थी। ये लड़की बहुत ही ब्रेवली इन सब का सामना कर रही थी और शिवा को कंपनी दे रही थी। दोनों ने मिलकर इन सब टेररिस्ट को झट से हरा दिया। जब सारे टेररिस्ट वहाँ से भाग गए तब शिवा ने उस लेडी की तरफ देख के कहा, आप ठीक तो है ना? उसने कहा कि हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, पर शिवा क्या इंजर्ड है? शिवा ने हंसते हुए कहा, इंजर्ड तो हूँ पर बच जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तभी कृतिका मंदिर में से भागती हुई आई। माय लेडी, आर यू ऑल राइट? लेडी, हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट थैंक्स टू दिस मैन। कृतिका, आई रियली थैंक यू सर, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट वुमेन को बचाया है। शिवा तो कृतिका की बात सुन ही नहीं रहे थे, वो तो लगातार उसी लेडी को देखे जा रहे थे। तब उस लेडी ने बड़ा झेपते हुए कहा, आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि हम कभी पहले मिले हैं। शिवा, नहीं वो बात नहीं है, बट एक लेडी होते हुए आपको तलवार चलाना बड़ा अच्छा आता है। उसने गुस्से से कहा, व्हाट डू यू मीन बाय लेडी? एक बारबेरियन होते हुए तुम्हें भी ठीक ठाक आता है तलवार चलाना। शिवा, ठीक ठाक? अच्छा, मैं इसमें एक्सेप्शनली अच्छा हूँ, ट्राई करना चाहेंगी क्या आप? तभी शिवा झेप गए कि उन्होंने ये क्या कह दिया। इस तरह थोड़ी किसी लड़की को इम्प्रेस किया जा सकता है। उस लड़की ने शिवा की तरफ देख के कहा, नो थैंक यू, मुझे आपके साथ तलवारबाजी करने का कोई शौक नहीं। शिवा, नहीं मतलब मैं वो नहीं कह रहा था, I mean, मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अच्छे से आता है ये, और आप एक्चुअली में बहुत ग्रेट हैं। आपकी जैसी वुमेन तो मैंने आज तक नहीं देखी। इतना अच्छा आप स्वॉर्ड चला लेती हैं। आप एक्चुअल में यू आर अ रियली ग्रेट वुमेन। आखिर वो लेडी मलुहंस के रूल को फॉलो करती थी। इस आदमी ने उसकी मदद की थी तो ये उसकी एहसानमंद तो थी ही। उसकी बातें ज्यादा पसंद ना आ रही हो, बट हेल्प की है
इस वजह से उसने बड़े अच्छे से शिवा को कहा, देखिए आपने मेरी बहुत हेल्प की है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, और अगर आपको कभी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। शिवा, अगर मुझे आपकी जरूरत ना हो तो क्या मैं तब भी आपको बुला सकता हूँ? शिट, ये क्या कह दिया, ये कोई तरीका थोड़ी है लड़की को इम्प्रेस करने का। शिवा मन ही मन सोच रहे थे। उस लड़की ने शिवा को बड़ा घूर कर देखा और नमस्ते कहकर वो अपने घोड़े की तरफ जाने लगी। उन्हें जाते हुए देखकर कृतिका भी उनके पीछे चल दी। शिवा ने अब आवाज लगाई, पर एटलीस्ट अपना नाम तो बता दीजिए। उस लड़की ने एक बार फिर से शिवा को घूर के देखा। तभी शिवा ने कहा, अरे अगर मुझे आपकी जरूरत पड़े तो मैं आपको बुलाऊंगा कैसे, कुछ तो बताइए। अब ये रिक्वेस्ट तो बड़ी जेन्युइन है, जिस पर उस लेडी ने शिवा की तरफ मुड़कर कहा, आपको मैं देवगिरी में मिलूंगी, किसी से भी पूछ लीजिएगा लेडी सती के बारे में। सती, ओह वाह, बड़ा अच्छा नाम है, और मेरा नाम शिवा है, शिवा ने उनके पीछे जाते हुए कहा। सती ने एक बार फिर से उनकी तरफ देखा, हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उन्हें कहा कि उन्हें जब भी सती की जरूरत हो वो उसे बुला सकते हैं। अब तो अचानक से शिवा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई थी। उन्हें ये जगह अब बहुत पसंद आने लगी थी। अब तो नंदी और मलूहन से ज्यादा शिवा को जल्दी थी देवगिरी पहुंचने की। शिवा पर अटैक हुआ है ये सुनकर नंदी बहुत टेंशन में आ गया है। तो शिवा के वुंड्स नंदी की प्रॉब्लम से अभी भी बहुत कम है, पर नंदी बार बार शिवा से माफी मांग रहा है, बोल रहा है कि ये उसी की गलती है जो शिवा के साथ ऐसा हुआ। शिवा ने नंदी को बेड पर लिटाया और उसे कहा कि अगर इतनी टेंशन लोगे तो तुम ठीक नहीं होने वाले, और फिर हम देवगिरी कैसे जा पाएंगे। नंदी जानना चाहता है कि वो अटैकर्स कौन थे। शिवा इस बात से हैरान है कि वो अटैकर्स एक्चुअल में शिवा को मारना नहीं चाहते थे, बस अटैक किया था उन पर। जब शिवा ने डिस्क्रिप्शन बताई उस हुडेड फिगर की जिसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जिसके ऊपर एक अलग सा सिंबल बना हुआ था, नंदी ने जानने की कोशिश की कि वो सिंबल मून का तो नहीं था। तब शिवा ने सर हिला दिया। शिवा ने वो सिंबल जमीन पर नंदी को बनाकर दिखाया, जिसे देखते ही नंदी ने कहा कि ये तो ओम का सिंबल है। ओम जो कि सबसे होली सिंबल पूरी दुनिया में है, जिसे कि लॉर्ड भरत ने इन्वेंट किया था ताकि चंद्रवंशीज और सूर्यवंशीज के बीच की लड़ाई खत्म हो जाए। वो जो कि एक चंद्रवंशी थे, उन्होंने एक सूर्यवंशी लड़की से शादी भी की थी और इन दोनों को मिलाने के लिए इस सिंबल को बनाया था, जिसका आधा हाफ चंद्रवंशीज को डिपिक्ट करता है और आधा हाफ सूर्यवंशीज को। पर शिवा ने कहा कि उस हुडेड फिगर ने जो ब्रेसलेट पहना था उसका सिंबल टोटल ब्लैक कलर का था और जो लाइनें थी वो सांप जैसी दिखती थी, जिस पर नंदी बहुत टेंशन में आ गया। ओह माय गॉड, नागास। शिवा के लिए अब एक नई टर्म इन्वेंट हो गई थी। अब ये नागास कौन है? नंदी ने बताया कि नागास वो लोग होते हैं जो कि कर्स्ड होते हैं, जिनकी बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा हैंड होना या फिर एक हैंड नहीं होना या फिर फेस बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा अजीब सा होना। जी हाँ, इन लोगों का जन्म इस तरह से इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होते हैं। उसकी सजा पाने के लिए इस जन्म में इनको इस तरह की बॉडी मिलती है। पर ये लोग जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, मलूहंस, इनके नाम से ही डरते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये एक्चुअल में टेररिस्ट ही हैं। सप्त सिंधु में रहने नहीं दिया जाता। शिवा अब जानना चाहते थे कि ये सप्त सिंधु क्या है। सप्त सिंधु वो जगह है जहाँ पर मलूहंस रहते हैं, जहाँ पर 7 नदियाँ पाई जाती हैं, इंडस, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरायू, ब्रह्मपुत्रा और नर्मदा। और नागास जो कि नर्मदा के उस पार रहते हैं, उनसे बात करना भी इनके लिए एक बैड लक के समान है। पर आखिर किसी नागा ने शिवा पर क्यों अटैक किया होगा, जिसका सिर्फ नंदी के पास एक ही रीजन था कि हो सकता है कि किसी चंद्रवंशी ने उसे यूज किया हो सूर्यवंशीज पर अटैक करने के लिए। और फिर एक हफ्ते के बाद ये पहुंच गए देवगिरी, जो कि सरस्वती नदी के तट पर बना हुआ था। चलेंगे तो हम भी देवगिरी, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned, keep listening Radio Udan, a flight of life. They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal. They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com.
अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुक वर्ड, और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉवेल चल रही है इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा, जो कि शिवा ट्रायोलॉजी की सीरीज की फर्स्ट नॉवेल है। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट हैं दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ इसी नॉवेल की कंटिन्यूएशन के साथ। शिवा, नंदी और 3 सैनिकों की पार्टी पहुँच गई है देवगिरी। ये देवगिरी जो कि सरस्वती नदी के तट पर बना है। सरस्वती नदी जिसका साइज पहले से बहुत छोटा हो गया है, बहुत काम है, चुपचाप जैसे बहे जा रही है। उसे कहीं ना कहीं अंदाजा है कि उसका अंत सामने आ रहा है, पर वो अपने आप को बचाने के लिए जैसे कुछ करना भी नहीं चाहती। चुपचाप जो उससे जो मांगता है उसे वो देती जा रही है और बहती चली जा रही है, बाकी नदियों से बहुत ज्यादा शांत। अभी तक जो भी शिवा ने मलुहा में देखा उस सबसे बहुत ज्यादा अलग, बहुत ज्यादा मैसिव है देवगिरी। जी हाँ, देवगिरी जिसमें 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे कि 3 मेटल्स हों, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। राजा का दरबार जो कि गोल्ड प्लेटफॉर्म पर है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैसिव। इतनी प्लानिंग, इतना अच्छा आर्किटेक्चर, आखिर इतना ज्यादा दिमाग कौन लगा पाता होगा? ये श्री राम एक्चुअल में ही बहुत महान है। शिवा ये अपने मन में सोच रहे थे, और जब उन्हें राजा से मिलने ले जाया गया तो राजा और उनकी प्राइम मिनिस्टर दोनों ने ही शिवा का थ्रोट चेक किया। कोई डाई नहीं है, कोई बाहर से कलर नहीं है, ब्लू कलर इंटरनली आ रहा है। इसका मतलब शिवा ही वो लेजेंड हैं जो मलुहन्स को सेव करने वाले हैं। एक्चुअल में बहुत पुराने जमाने से बात चली आ रही थी कि मलुहन्स का सेवियर वो होगा जिसका थ्रोट नीला होगा। बहुत लोग इस पुरानी बात को मानते भी थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बात को नहीं मानते थे, जिनको लगता था कि ये बिल्कुल स्टूपिडिटी है। पता नहीं किसने कब क्या कह दिया और उसकी बात पर विश्वास कर लें। कोई भी बाहर का आदमी आएगा जिसका थ्रोट नीला होगा, वो क्या कर लेगा आखिर हमारे लिए? शिवा जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो यहाँ की सारी चीजों को समझ रहे हैं, सारी बातों को जान रहे हैं। पर एम्परर दक्षा, जिनकी आंखों में शिवा का ये ब्लू थ्रोट देखकर पानी आ गया है, उन्होंने उसे रोक लिया है, अपने आप को संभाल लिया है, क्योंकि वो अभी शिवा को सारी कहानी सच सच नहीं बताना चाहते। पर एम्परर दक्षा का सबसे क्लोज मिनिस्टर पर्वतेश्वर इस बात को नहीं मानता। ऐसे ही कोई बाहर से आएगा और उनका सेवियर बन जाएगा, इस बात को पर्वतेश्वर बिल्कुल नहीं मानता, जो कि एक क्षत्रिय है और बहुत ही ऊंची श्रेणी का क्षत्रिय है। एम्परर दक्षा ने शिवा का इंतजाम राजघराने में कर दिया है। बहुत अच्छे से उनके लिए सब कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पूरे कंफर्ट का ध्यान रखा गया है, पर डिटेल क्यों नहीं बताए गए, इस बात से उनकी प्राइम मिनिस्टर बड़ी परेशान है। शिवा के जाने के बाद एम्परर दक्षा वहाँ पर बैठ गए और उस जगह पर माथा टेका, आंखों में आंसू थे। तब उनकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपने शिवा को ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? तो एम्परर दक्षा ने कहा कि अचानक से किसी को भी अगर हम बता दें कि वो हमारा सेवियर है तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। उससे पहले पुरानी पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, उससे पहले उसकी फीलिंग्स जाननी पड़ेगी कि क्या वो हमें सेव करने के लिए तैयार भी होगा, क्या वो हमारा साथ भी देगा। ये सारे सवालों के जवाब जानने के बाद ही शिवा को डिटेल बताना एम्परर दक्षा ने ठीक समझा। प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंसू हैं, पर पर्वतेश्वर को बड़ा गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही किसी भी बारबेरियन को सेवियर क्यों मान रहे हैं ये लोग? एम्परर दक्षा और उनकी प्राइम मिनिस्टर लेजेंड्स की इन बातों में विश्वास करती है। पर्वतेश्वर नहीं करते, पर वो एम्परर की सारी बातों का पालन जरूर करते हैं। वो राजा के सबसे वफादार सैनिक हैं, सबसे क्लोज। शिवा रॉयल गेस्ट हाउस के गार्डन में घूम रहे थे। उनका सामान नंदी और 2 ऑफिशियल्स ने रॉयल गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया था। गार्डन में एक कंफर्टेबल बेंच पर शिवा बैठ गए थे और सोच रहे थे एम्परर के साथ हुई बातों को। एम्परर ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल तो किया था, पर शिवा को समझ में आ गया था कि उनका ये ब्लू थ्रोट इन मलुहन्स के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए। आखिर इनको क्या मदद चाहिए होगी नीलकंठ से? शिवा के थॉट डिस्ट्रैक्ट हुए ढोल, तबला और घुंघरुओं की आवाज से।
शिवा जो कि एक पैशनेट डांसर हैं, जब वो ये आवाजें सुनते हैं तो उनका मन कर उठता है नाचने का। पर आज नहीं, आज उनके मन में बहुत सारे और थॉट चल रहे हैं। तभी उन्हें सुनाई दी एक लड़की की आवाज, गुरुजी पहले मुझे अपने स्टेप्स ठीक करने दीजिए ना, उसके बाद फीलिंग्स अपने आप आ जाएगी। नो माय लेडी, आपको पहले डांस को एंजॉय करना चाहिए, स्टेप्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आप तो ऐसे कर रही है कि जैसे कोई काम कर रही हो, काम की तरह इसे नहीं करना। आप एंजॉय कीजिए, अपने आप को पूरा उस डांस में डुबो दीजिए, स्टेप्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। और फिर एक और लड़की की आवाज, हाँ गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप डांस तो बहुत अच्छा कर रही हो, पर आप उसे एंजॉय नहीं कर रही। आपके फेस पे एक अलग सी टेंशन दिखाई दे रही है। रिलैक्स कीजिए ना और डांस को एंजॉय कीजिए। ओफो, पहले मुझे स्टेप्स तो ठीक करने दो, फीलिंग्स अपने आप आ जाएंगी। इस आवाज को सुनकर शिवा के रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, ये सती की आवाज थी। शिवा फटाफट से उस आवाज की तरफ चल पड़े। शिवा ने देखा कि सती एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, डांस की पोजीशन ली हुई है, साथ में कृतिका भी है और एक गुरुजी जो कि सती को डांस सिखा रहे हैं। शिवा ने देखा कि गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सती डांस तो बहुत अच्छा कर रही है, पर फीलिंग्स और इमोशंस बिल्कुल मिसिंग है। सबसे पहले गुरुजी ने शिवा को देखा, वो खड़े हो गए। जब कृतिका और सती ने शिवा को देखा तो वो दोनों हैरान हो गए। कृतिका तो अपनी हैरानी को रोक नहीं पाई। शिवा, तुम यहाँ कैसे? पर सती ने बहुत ही कंपोज होकर कहा, क्या हुआ शिवा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए किसी चीज के लिए? पर शिवा लगातार सती को देखे जा रहे थे, ना चेहरे पर कोई स्माइल था, ना कोई इमोशन। सती ने एक बार फिर से पूछा, शिवा क्या हुआ, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए क्या? शिवा तब आ गए रियलिटी में। नहीं, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर ऐसे ही घूम रहा था तो मैंने आपको डांस करते हुए देखा। गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कृतिका ने शिवा को रोका, तुम्हें डांस के बारे में कुछ पता भी है जो बोल रहे हो? शिवा थोड़ा झेप गए। नहीं, इतना तो नहीं पता, पर इतना कह सकता हूँ कि गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने सती की तरफ देखते हुए कहा, आप मैकेनिकली तो बहुत अच्छा डांस कर रही हैं, पर इमोशंस सच में मिसिंग हैं। कृतिका के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा था, पर सती जो कि ड्यूटी बाउंड थी, जिसकी जान शिवा ने बचाई थी, वो शिवा को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हो, बट गुरुजी की गाइडेंस से मैं सीख जाऊंगी, आई एम वेरी श्योर। हाँ बिल्कुल, आप जरूर सीख जाएंगी। अगर आप बुरा ना माने, मैं आपको इंसल्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। नहीं, आपने मुझे इंसल्ट नहीं किया है, इट्स ओके। अगर आप अलाउ करें तो क्या मैं डांस परफॉर्म करके दिखाऊं? मैं बहुत अच्छा डांस तो नहीं करता, बट फिर भी इफ यू अलाउ विल ट्राई। सती मना तो नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने हाँ कहा और शिवा स्टेज के बीच में जाकर खड़े हो गए। गुरुजी ने शिवा से पूछा, यंग मैन, मैं कौन से बीट्स बजाऊं जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो? शिवा ने गुरुजी को नमस्ते करते हुए कहा कि उन्हें 1 मिनट का टाइम चाहिए। शिवा ने उसके बाद एक अलग ही पोजीशन ले ली। उनका एक हाथ ऐसे लग रहा था जैसे उसने डमरू पकड़ा हो और दूसरा हाथ जैसे हेवन में से एनर्जी गेन कर रहा हो। शिवा एक अलग ही पोजीशन में थोड़ी देर तक रहे, जैसे कि वो दूसरी दुनिया में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए हों। उसके बाद जब शिवा ने डांस परफॉर्म करना शुरू किया तो उसे किसी भी बीट्स, किसी भी ढोल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं थी। सारे बीट्स उनके पैरों से ही आ रहे थे। वो एक अलग ही दुनिया में थे। वो जिनकी एक मस्कुलर बॉडी है, वो इतनी फ्लेक्सिबल कैसे हो सकती है? ये देखकर कृतिका और सच लगता है कि मेरे अंदर ऐसी स्किल्स नहीं कि मैं इस लेवल का डांस सीख पाऊं। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपके अंदर स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, आप मुझसे भी अच्छा डांस परफॉर्म कर सकती हैं, शिवा ने कहा। सती की आंखों में थोड़ी सी नमी थी, प्राउड जैसे अब नहीं दिखाई दे रहा था, बट फिर भी सती ने अपने आप को कंपोज किया और एक बार फिर से सर झुकाकर कहा, नहीं, मेरे अंदर वो स्किल्स नहीं। आप लोग मुझे एक्सक्यूज करेंगे, मेरी पूजा का टाइम हो गया है। ये कहकर सती वहाँ से चली गई, कृतिका उसके पीछे पीछे। गुरुजी ने शिवा को कहा, मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा ऑनर है आपको इस तरह से डांस करते देखना। इसके साथ अगले दिन सुबह जब शिवा और नंदी के साथ प्राइवेट रॉयल ऑफिस में पहुंचे तो वहाँ पहले से ही एम्परर दक्षा,
कनकला और पर्वतेश्वर प्रेजेंट थे। शिवा ने अपने हाथ जोड़े, सर झुकाया। माय लॉर्ड, आई एम सो सॉरी अगर मैंने आप लोगों को इंतजार कराया हो। मुझे लगा हम लोगों को इसी टाइम पर मिलना था। एम्परर दक्षा ने भी हाथ जोड़कर सर झुका लिए। नहीं माय लॉर्ड, आपने हमें बिल्कुल इंतजार नहीं कराया। हम पहले ही आ गए थे क्योंकि ये हमारा ऑनर है कि हम आपका इंतजार करें। हम आपसे इंतजार थोड़ी करवाएंगे। ये देखकर पर्वतेश्वर को बड़ा गुस्सा आ रहा था। एक बारबेरियन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। शिवा भी हैरान थे कि एम्परर दक्षा ने उन्हें लॉर्ड कहकर बुलाया है। खैर, वो वहां जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। एम्परर दक्षा ने शिवा से कहा, माय लॉर्ड, इससे पहले कि मैं आपको लेजेंड ऑफ नीलकंठ की कहानी सुनाऊं, इसके बारे में बताऊं, क्या आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं? सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन जो शिवा के दिमाग में आया वो था कि ये ब्लू थ्रोट उनके लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। पर ये सवाल जितना ऑब्वियस है उसका आंसर इतना ऑब्वियस नहीं होगा। शिवा ने सोचा उससे पहले उन्हें मलूहंस के बारे में बहुत कुछ जानना होगा। शिवा, माय हाइनेस, आपको ये सवाल अनयूजुअल लग सकता है, पर मैं जानना चाहता हूँ आपकी एज क्या है? ये सुनकर दक्षा, कनकला और पर्वतेश्वर तीनों हैरान हो गए। दक्षा, माय लॉर्ड, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपने सबसे मुश्किल क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लिया है। आपने पूछ ही लिया तो मुझे बताना ही पड़ेगा। लास्ट मंथ मैं 184 का हो गया हूँ। जी हाँ, और एक्चुअल में एम्परर दक्षा 20-22 साल से ज्यादा के नहीं लगते हैं। 184 इयर्स, ओ माय गॉड, ये है क्या? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी मिस्ट्री है इस नॉवल के अंदर, जिसे हम अनफोल्ड करेंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट वीक। जी हाँ, अब हमेशा की तरह आपको मुझे देनी होगी इजाजत, क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर लौट कर आऊंगी और हम फिर शुरू करेंगे इस कहानी को। आगे जानेंगे कि अब इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है। ये ब्लू थ्रोट एक्चुअल में मलूहंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और शिवा इन लोगों को कैसे सेव करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीक सेम चैनल सेम टाइम मैं एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी इस नॉवल की कंटिन्यूएशन के साथ, और आपको हमेशा की तरह वही करना है, अपना प्यार मुझ तक पहुंचाना है। जी हाँ, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं www.radioudan.com पर, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप रेडियो उड़ान 2 या उड़ान लाइव शोज पर, स्काइप आईडी RADIOUDAAN पर, मेरा ईमेल आईडी nisha@radioudan.com पर। जी हाँ, और YouTube पर आपको ये शो जरूर मिल जाएगा। इमॉर्टल्स ऑफ मलुहा शिवा ट्रायोलॉजी बुक वर्ड 1 बाय रेडियो उड़ान। और आप YouTube पर हमारा चैनल RADIOUDAAN सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले रेडियो उड़ान की सारी अपडेट्स मिल जाएं। इस शो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी फीलिंग्स मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। आई विल वेट फॉर दैट। तो चलिए इसी के साथ स्टे हैप्पी, स्टे फिट, कीप लविंग, कीप लाफिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। एंड फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।